हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th के हिंदी मीडियम बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हम लोगों ने कल आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 4। आप लोगों के पाठ का नाम है बेटा जनन की विशिष्ट विधियां। ठीक है, पादप प्रजनन की विशिष्ट विधियां। सॉरी, मैंने यहाँ पर पादप जनन नहीं लिखा, पादप जनन की विशिष्ट विधियां, स्पेशल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, पादप जनन की विशिष्ट विधियां कौन कौन सी है? मैंने कल आप लोगों को जब टॉपिक इंट्रोड्यूस करा रहा था कि भाई विशिष्ट विधियां मतलब हमें पता है लैंगिक और अलैंगिक दो प्रकार का जनन होता है, हम लोगों को पता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करें, लैंगिक और अलैंगिक के अलावा यानी बिसाइड सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, उसके अलावा आप लोग क्या कर रहे हो कि लैंगिक और अलैंगिक जनन के अलावा हम लोग नए विधियों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो वो क्या होता है, आप लोगों का विशिष्ट विधियां आती है। तो कौन कौन सी थी भाई? 4 थी। असंग जनन, अनिश्चित बीजता, सूक्ष्म प्रवर्धन और कायिक प्रवर्धन। जिसमें से ये तो आप चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ चुके हो। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोग क्या कर चुके हैं, ये पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आगे। आज थोड़ा सा याद रखिएगा, थोड़ा सा आगे हम लोग जाते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, असंग जनन। मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में बढ़ाया था, मैंने कहा चलो असंग जनन क्या होता है। असंग यानी असंगत, असंगत बिना किसी की संगत के, यानी कि ना तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है ना। अब उसके अलावा असंग जनन होता है वो यानी जिसमें बीजों का निर्माण जो है ना बेटा वो बिना निषेचन के हो, बिना निषेचन। और दूसरा है बिना निषेचन के अलावा क्या है दूसरा, बिना अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है ना, बिना अर्धसूत्री विभाजन और बिना निषेचन के होता है वो क्या कहलाता है, असंग जनन। क्या कहलाता है, असंग जनन। अच्छा, इस परिभाषा के आधार पर इसको दो भागों में बांटा, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद। भाई ठीक है, कितने भागों में बांटा, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद। कितने भागों में बांटा बेटा, हैकिंसन, हेंस, विल्कर, हेंस किसने बांटा था ये, हेंस। कल का रिपीट कर रहा हूं बेटा, लास्ट वीडियो का विल्कर ने। ठीक है ना, उन्होंने इस परिभाषा के आधार पर इसको दो भागों में बांटा, बीजाणुद्भिद और क्या था कि युग्मकोद्भिद। अब बीजाणुद्भिद का मैंने आप लोगों को शायद नाम बताया है, आप मुझे तो याद है पक्का मैंने बताया कंफर्मली कि उसको आप लोग अपस्थानिक भ्रूणता भी बोलते हो। क्या बोलते हो, अपस्थानिक भ्रूणता। यानी इसमें जो बीजाणुद्भिद में जो भ्रूण का निर्माण है वो बीजांडकाय और उसके या फिर अध्यावरणों से होता है, बीजांडकाय या फिर अध्यावरणों से होता है। और युग्मकोद्भिद की अगर हम लोग बात करें तो भ्रूण का निर्माण बिना निषेचन के युग्मक से ही सीधा हो जाता है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था बेटा, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। आज बात करते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा स्टार पॉइंट दिया हुआ है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसलिए। ठीक है, 10 स्टार क्वेश्चन देता हूं मैं इसको भी, यानी कि 10 स्टार दे देता हूं मैं इसको। अब मुझे क्या ग्रेडिंग देने की बहुत अच्छी आदत है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या है कि अब मैं 10 स्टार क्वेश्चन दे रहा हूं कि 1950 में, कब, 1950 1950 में प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, बेटा इंडिया का था, इंडिया के गिने चुने होते हैं इसलिए याद रख लीजिएगा, माहेश्वरी। ठीक है ना, ने असंग जनन की दो प्रमुख प्रकारों में बांटा है या फिर उसके दो और प्रकार बताए। कौन कौन से थे? पहला था अनावर्ती और दूसरा था पुनरावृत्ति। अनावर्ती और पुनरावृत्ति हालांकि किसी की आवर्ती बार बार ना हो। आवर्ती, अनावर्ती में एक और शब्द बता देता हूं, अनावृत्ति, अन प्लस आवर्ती। आवर्ती होता है बार बार आना, यानी कि किसी भी चीज का बार बार रिपीटेशन ना हो, अनावर्ती कहलाता है वो। ठीक है, तो अनावर्ती में देखो क्या है, दो भागों में बांटा। और फिर इस पुनरावृत्ति को भी दो भागों में बांटा, और ये स्पेशल केस है तो आगे बताऊंगा। ठीक है, अब अनावर्ती असंग जनन क्या होता है प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के अनुसार। ये क्या करे कि इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जब हम लोग गुरु बीजाणु जनन पढ़ रहे थे, मैंने बोला था इसमें आर्ची स्पोरल कोशिका होती है। अब आर्ची स्पोरल कोशिका क्या है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या है वो सुनिएगा। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो है वो क्या कहलाती है, मैंने बोला था वो यानी कि MMC मेगास्पोर मदर सेल जो है, जो आगे चलकर अर्धसूत्री विभाजन से जिसमें 4 कोशिकाएं बनी थी, याद हो तुम लोगों को तो, ठीक है ना। और उन चारों में से एक बड़ी कोशिका जो थी वो मेगास्पोर मदर सेल या आर्चिस्पोर कोशिका थी, उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ और 4 कोशिकाएं बनी थी, चतुष्टक बना था। याद रखिएगा, मैंने बोला था कि कोई भी एक कोशिका, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 का, कोई भी एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है और शेष 3 जो है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है ना, तो इसे आप लोग क्या बोलते हो, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बोलते हैं हम लोग, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका।
अब ये भ्रूण बीजाणु मातृ कोशिका जो है वो सामान्य अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, भाई अर्धसूत्री विभाजन तो हो गया, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन मतलब गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाएगी, आधी रह जाएगी। अब एक अगुणित भ्रूणकोष तो बनाती है, भ्रूणकोष जिसमें भ्रूण स्थित है, कोष मतलब स्थित, जिसमें भ्रूण स्थित रहता है वो, ठीक है ना। अगर लेकिन अब यहाँ पर मैंने स्टार बनाया हुआ है, ठीक है, बनता है, ये नॉर्मल कंडीशन है, ये नॉर्मल कंडीशन में बनता है, आप लोगों को पता है भाई। तो सर आप बोलोगे कि सर आगे बोलो क्या बोलते हो, ये तो हमें भी पता है, ठीक है ना, क्यों होशियारी मार रहे हो। तो इसमें क्या, अगर इसके अगुणित अंडे से, अब भाई ये है तो ये अगुणित भ्रूणकोष बनाएगी, जिससे एक अगुणित अंडे का निर्माण होगा, सिर्फ बिना निषेचन के। याद रखिएगा यहाँ क्या हो रहा है भाई, अगुणित ही है लेकिन निषेचन नहीं हो रहा है। अब निषेचन होगा तो भाई उसके लिए नरयुग्मक की भी आवश्यकता पड़ेगी ना। तो ये क्या करेगा, बिना निषेचन के अगर भ्रूण बनता है तो इसे अगुणित असंयोजन कहते हैं। समझ में आया, समझ में आया। अनावर्ती मतलब किसी की आवर्ती बार बार ना होना, ठीक है। अब इसका सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, 1928 में जॉर्जेनसन ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब एक और कंडीशन दे रहा है, ये भी 10 स्टार क्वेश्चन दे रहा हूं। कंडीशन मतलब वो स्थितियां जहां पेपर सेक्टर का भाई दिमाग खेलेगा। पेपर सेक्टर को तो ये चाहिए कि मैं बच्चों की टांग कैसे खींचूं, बच्चों को किस तरीके से नीचे उतारूं, ठीक है ना। भाई तुम्हारे 90 नंबर आ रहे हैं, 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं, तो तुम लोगों को कोई पेपर जो सेक्टर है, जो क्वेश्चन पर सेट कर रहा है, वो देके खुश नहीं होगा भाई। सीधी साफ बात बता रहा हूं मैं, उसके हाथ से बहुत मजबूरी में निकलते नंबर, बहुत होता है, उससे बहुत हेडेक होता है तुम्हें नंबर देने के लिए। तो जो 10 स्टार का क्वेश्चन बता रहा हूँ वो याद करिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है। यदि भ्रूण में अन्य कोशिका के अतिरिक्त, यानी कि अंडे के अतिरिक्त मादा युग्मकोद्भिद की किसी और कोशिका से कोई भी और, भाई अब उसमें बीजांडकाय भी आ सकता है, ठीक है ना। बीजांडकाय के अलावा प्रतिमुखी, अब कोई भी और कोशिका, अंडुपकरण जो है ना, अब अंडुपकरण मैंने बताया था, एक बार दोबारा बता देता हूँ भाई। इसमें 3 कोशिकाएं होती है, ये बड़ी अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिकाएं और उसके अतिरिक्त प्रतिमुखी कोशिकाएं। तो भाई इसको तो आप छोड़ दो, अंड कोशिका को छोड़ दिया हमने, बोले सर आपने कह दिया हमने छोड़ दिया, हमने पकड़ेगा नहीं किसी को, छोड़ दिया हमने। अब छोड़ने के बाद क्या कह रहा है कि हमने इसको छोड़ दिया। अब इसके अलावा चाहे प्रतिमुखी कोशिकाओं चाहे सहायक कोशिकाओं, यानी कि अतिरिक्त मादा युग्मकोद्भिद की किसी और, अब यहाँ किसी और में मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी, या तो आप लोगों की होगी प्रतिमुखी कोशिका, कौन सी, प्रतिमुखी, या फिर होगी आपकी कौन सी, सहायक कोशिका। तो इन कोशिकाओं से अगर भ्रूण बन रहा है तो इसे आप लोग क्या बोलते हो, अगुणित अपयुग्मन भी बोलते हो, ठीक है ना। ये कंडीशन आती है कई बार, इसी में आती है अनावर्ती असंयोजन के अंदर, ओके। अब आता है नेक्स्ट पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति होता है बेटा बार बार आना, पुनरावृत्ति होना किसी भी चीज का क्या आना, बार बार आना, किसी भी चीज का क्या आना, बार बार आना, ठीक है ना। पुनरावृत्ति मतलब इसमें युग्मकोद्भिद असंयोजन भी बोलते हैं, इसको आप लोग युग्मकोद्भिद असंयोजन क्या बोलते हैं, इसको हम लोग युग्मकोद्भिद असंयोजन भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, युग्मकोद्भिद असंयोजन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, युग्मकोद्भिद असंयोजन भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं आगे, युग्मकोद्भिद असंयोजन की बात करें तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण न होने के कारण, क्या, अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण न होने के कारण, ठीक है। क्या कह रहा है ये, अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण न होने के कारण, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, देखिएगा मेरी बात सुनिए आप लोग। इसमें युग्मकोद्भिद असंयोजन भी कहते हैं, इसमें अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होने के कारण, भाई यहां पर क्या है, मैंने फिर स्टार बनाया, यहां पर तो क्या अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था लेकिन बन नहीं रहा था। अब अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण न होने के कारण क्या है, अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण न होने के कारण, याद रखिएगा मैंने राउंड में लगा दिया, आप लोग भी याद रखिएगा, न होने के कारण मादा युग्मक में गुणसूत्र मात्र कोशिका के समान रहते हैं। अब भाई अर्धसूत्री विभाजन होगा तभी तो क्या होंगे, आधे होंगे, अदरवाइज क्या हो जाएंगे, समान ही रहेंगे ना बेटा, समान ही रहेंगे। तो अब ये भी 2 प्रकार का होता है। पुनरावृत्ति मतलब उन्हीं गुणसूत्रों की बार बार आवृत्ति होती है भाई, उन्हीं गुणसूत्रों की क्या है, बार बार आवृत्ति होती है, ठीक है, बार बार वो रिपीटेशन में आते हैं। तो उस केस में क्या है, अब इसे आप लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं, जनन अपबीजाणुता, भ्रूणकोष का निर्माण, अब इसमें भ्रूणकोष है उसका विकास, आर्चीस्पोरिन कोशिका, जिसे आप लोग प्रपशु कोशिका भी बोलते हो, जो एक द्विगुणित है, अब प्रपशु कोशिका एक द्विगुणित कोशिका से होता है। अब यहां पर याद रखिएगा द्विगुणित क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ है, वो क्या है, नहीं हुआ, मैंने क्रॉस लगा दिया अर्धसूत्री विभाजन के ऊपर, क्या है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ है, ओके।
अब क्या कह रहे हैं देखिए, काइट अब बीजाणुता, इसमें बीजांड काय तथा अध्यावरण की द्विगुणित कोशिकाएं भ्रूणकोश एवं भ्रूण में बदल जाती है। यहां पर भी अछूत विभाजन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर बीजांड काय न्यूसेलस और अध्यावरण जो है उनकी द्विगुणित कोशिकाएं सीधे बदल जाती हैं। ठीक है, उनकी द्विगुणित कोशिकाएं सीधे ही बदल जाती हैं। आई बात समझ में? फिर आता है, मैंने यहाँ पर इसका स्पेशल केस लगाया है अपस्थानिक भ्रूणता। भाई इसके क्या है, भ्रूण और भ्रूणकोश। अब भ्रूण जो है उसका निर्माण भ्रूणकोश के बाहर ही होगा, अंदर की तरफ नहीं होगा, बाहर ही होगा, किसी भी कोशिका से बनता है। अब वो कोई सी भी कोशिका हो सकती है, जैसे आपकी बीजांड काय की कोशिका हो सकती है, आप लोगों के दूसरी बीजांड अध्यावरणों की कोशिका हो सकती है। ठीक है ना, तो ये उन कोशिकाओं से बनता है जिसमें उदाहरण आता है आपका नींबू और आम। ठीक है, आज से आम फलों का राजा। ओके, लास्ट आता है चौथा, कायिक असंगजनन। कायिक मतलब वेजिटेटिव। यहां पर बेटा किसी भी जनन भाग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, सीधा नाम से संबंधित है कि कायिक भाग जो होता है पुष्प का या पौधे का वो करता है। अब इसमें देखना, इसमें पुष्प के स्थान पर देखो लिखा भी हुआ है सीधा, हालांकि कोई पेपर सेटर जो है, बुक सेटर मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। इसमें पुष्प के स्थान पर प्रपत्र कलिका यानी आपके बल्बिल्स, ठीक है ना, और कायिक प्रवर्ध वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स जो बन जाते हैं, अब वो पुष्प के स्थान पर बन गए और लेटर ऑन यही अंकुरित हो जाते हैं। अच्छा, इसमें वर्ड लिखा होगा एक अंकुरित। अब अंकुर में किसी लड़के का नाम नहीं ले रहा हूं बेटा, अंकुरित का मतलब होता है कि बीज में से नया पौधा निकलना। बीज तो बन नहीं रहा और वो प्रपत्र कलिका बन गई जब फेवरेबल कंडीशन आती है, यानी जब अच्छी स्थिति आती है तो उससे नया पौधा बन जाता है। और किसी भी बीज से पौधे के किसी भाग से नए पौधे का निर्माण अंकुरण कहलाता है। ठीक है ना, अब ये पुष्प के ऊपर रहकर ही नया पौधा बना देते हैं, जैसे अगया और प्याज। ठीक है, अगया और प्याज इसके उदाहरण है। फिर आता है आप लोगों के पास लास्ट टॉपिक असंगजनन का। आज मैंने बोला था असंगजनन हम लोग पूरा कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग आंशिक विचित्रता लेंगे कि इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ये भी बेटा 10 स्टार क्वेश्चन है, कई बार आता है। और आरबीएससी वाले तो क्या है कि सीधा सीधा क्वेश्चन डालते हैं। ठीक है भाई, इस क्रिया में अर्थसूत्री विभाजन नहीं होता, उसकी कमी होती है। सर ये तो आप इतनी तरह से गाने गा रहे हो, हमें पता है, इसमें नया क्या है, कुछ नया बोलो। आजकल तो लोग क्या नया जानते हैं। तो गुणसूत्र जो है वो उनका पृथक्करण, भाई अर्थसूत्री विभाजन है, हमें पता है, क्लास 11 में आप लोग पढ़ चुके हैं। गुणसूत्र जोड़े के रूप में रहते हैं। ठीक है भाई, मैं अगर बात करूं, चलो इस टॉपिक को भूल जाओ, मनुष्य की कोशिका में कितने 46 गुणसूत्र हैं। अब 46 के पेयर बन सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आपको टीचर्स ने नहीं बताया, अगर आपको पेयरिंग नहीं आती है तो आप लोग सुनिएगा मेरी बात। अगर आपको पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है, तो 46 में सीधा 2 का भाग दो भाई। क्यों? क्योंकि एक जोड़े में कितने गुणसूत्र होते हैं, 2, तो 46 में आप लोग 2 का भाग दे दोगे, कितने 23 जोड़े बनेंगे। अब अगर 23 ही गुणसूत्र तो जोड़ा क्या बनेगा भाई? ठीक है, 11 जोड़े तो बन जाएंगे 22 गुणसूत्रों के, और 23 वहां पे रह जाएगा। तो अब अर्थसूत्री विभाजन नहीं हो रहा है, तो गुणसूत्र भाई जोड़े के रूप में तो स्थानांतरित होते हैं, समसूत्री में तो सीधा जोड़ा का जोड़ा ही तो जाता है। ठीक है ना, तो गुणसूत्र का पृथक्करण मतलब अलग होना। अब अलग क्यों है? क्योंकि भाई अर्थसूत्री विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्र अलग होते हैं। ठीक है, एवं पुनर्योजन। अब ये शब्द क्या है सर, ये क्या नहीं बता दिया आपने भाई। ठीक है, अर्थसूत्री में अलग होते हैं। अलग होने के बाद अगर आपने शायद 11th क्लास में पढ़ा हो, बोले सर पढ़ा होता तो हम यहाँ थोड़ी होते, नहीं तो क्या है, यहां पर देखिएगा, पहले गुणसूत्र जोड़े में थे, जोड़ा अलग हो गया। अब क्या होता है, जो विपर्यासी जोड़े अलग हुए, तो ये क्या है, आगे चलकर फिर दोबारा नया जोड़ा बना लेते हैं। तो पुनर्योजन, दोबारा जुड़ना, पुनर्योजन, योजन में संयोजन, जुड़ना, दोबारा जुड़ना नहीं होता। अतः यह क्रिया क्लोन निर्माण हेतु उपयोगी है। भाई इसमें से जो पीढ़ी है ना, जो जनरेशन है, वो अपनी माता पिता के समान ही बनी रहती है। फिर आता है आपके पास में दूसरा, इसमें बीज अलैंगिक जनन से बनते हैं भाई। ठीक है, हाँ तो पता है हमें, लैंगिक जनन तो आ ही नहीं रहा कहीं पे भी। ठीक है, जिससे मातृ पादप के समान। अब इससे बेटा आप लोग जो आपका पैटर्नल प्लांट है, यानी मातृ और पैतृक पादप है, उसके समान ही नए पौधे तैयार हो जाते हैं, जिन्हें आप लोग क्लोन बोलते हो। अच्छा, क्लोन क्या है लिख सकते हो। क्लोन जो है, क्लोन एक ऐसी पीढ़ी या एक ऐसी वो संतति जो अपने जनक के बिल्कुल समान होती है। किस किस के रूप में, सुनिएगा मेरी बात। यह क्लोन जो है, क्लोन एक प्रकार की संतति है जो आकारिकी एवं आनुवंशिक रूप से अपने जनक के बिल्कुल समान होती है। ठीक है, फिर क्या है, फसली पादपों में यह विधि लाभदायक लक्षण हो। अच्छा भाई,
लाभदायक लक्षणों के अधिक समय तक संग्रहण के लिए क्यों हो सके? क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कैरेक्टर्स थे, लक्षण थे, वो आगे तो जा ही नहीं रहे, तो कैरेक्टर्स क्या है, स्टोर होके रखते हैं। ठीक है, फिर इससे संकर पादप भी हम लोग यहाँ तैयार कर सकते हैं संकर, और उनमें लक्षणों का संग्रहण भी हो सकता है। ठीक है ना? ओके, क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अनिश्चित निष्ठा पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।